नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में, जिसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है और यह किस प्रकार साम्राज्यवादी विस्तार से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके अंतर्गत एक विकसित देश किसी अल्प विकसित देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लेता है, और जो देश इस प्रकार का नियंत्रण करता है उस देश को मातृ देश कहते हैं, और जिस देश पर नियंत्रण किया जाता है उसे उपनिवेश कहते हैं। तो सीधा सा मतलब यह हुआ कि इस उपनिवेशवाद के अंतर्गत दो देश शामिल होते हैं, एक विकसित देश और दूसरा अल्प विकसित देश। विकसित देश अल्प विकसित देश पर नियंत्रण करता है अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक लाभ के लिए, और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए विकसित देश अल्प विकसित देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि किसी भी उपनिवेश के अंतर्गत बनाई गई नीतियों का मुख्य उद्देश्य मातृ देश को लाभ पहुंचाना होता है, और इसी तरह ब्रिटिश ने भी भारत में अपने उपनिवेशवादी स्वरूप के तहत ही लाभ कमाने के लिए, लाभ को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर अनेकों नीतियां बनाई, वह चाहे सामाजिक क्षेत्र से, सांस्कृतिक क्षेत्र से या फिर प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित हो। इन सभी नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश के हितों की पूर्ति करना था। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए आर.पी. दत्ता ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। पहला व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि 1756 से 1813 तक था। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, जो 1813 से 1860 तक था। और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, जो 1860 के बाद का कालखंड है। तो चलिए जानते हैं इन तीनों के बारे में क्रमशः, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप सब जान लीजिए व्यापारिक पूंजीवाद के बारे में। तो व्यापारिक पूंजीवाद एक ऐसा कालखंड है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी ने कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए जिसके माध्यम से वह अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसके अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार किया। इसके बाद सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करते हुए राजस्व प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू की, जैसे कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में आप सब देख सकते हैं। इसी के साथ इसी व्यापारिक पूंजीवाद के अंतर्गत ही अंग्रेज़ों ने कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदा और उसे अधिक से अधिक मूल्य पर यूरोप में बेचा, ताकि उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। साथ ही साथ उन्होंने यूरोप के अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से भारत से बाहर करने का प्रयास किया। और अंत में आप सबको पता होना चाहिए कि इस व्यापारिक पूंजीवाद के अंतर्गत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निवेश के माध्यम से लाभ कमाने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि बंगाल से जो उन्हें राजस्व प्राप्त होता था, उस राजस्व से वह वस्तु खरीदते थे और उस वस्तु को यूरोप में ले जाकर बेचते थे, जिससे उन्हें मुनाफा होता था। इस तरह हम देख सकते हैं कि इस व्यापारिक पूंजीवाद के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में वस्तुओं को खरीदने के लिए उन्हें अपने देश से पैसा न लाना पड़े। और इस चरण में ब्रिटिश कंपनी ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, केवल आर्थिक संरचना को ही अपने नियंत्रण में लिया, क्योंकि उस समय यह एक नई कंपनी थी और नई कंपनी नहीं चाहती थी कि राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर नियंत्रण करके या हस्तक्षेप करके वह अपनी स्थापना या अपने विस्तार को किसी तरीके से रोके। इसीलिए इस कालखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेरे की नीति पर बल दिया, मतलब राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने केवल क्षेत्र विस्तार पर ही मुख्य जोर दिया। इसके बाद बारी आती है औद्योगिक पूंजीवाद की। तो इस चरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस कालखंड में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और इस औद्योगिक क्रांति के कारण ही बहुत से उद्योगों की स्थापना हुई। उन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी इस औद्योगिक पूंजीवादी नीति को अपनाया गया, क्योंकि इन उद्योगों में बड़े पैमाने पर एक तो कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, और दूसरा इन उद्योगों से जो वस्तुएं बनती थी उन्हें बेचने के लिए एक विशाल
बाजार की आवश्यकता थी। इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए ब्रिटिश ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू की और भारत के क्षेत्र सभी के लिए खोल दिए गए। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और भारत के बाजार सभी के लिए खोल दिए गए। अब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकता था। इस प्रकार अब भारत एक तरफ जहां कच्चे माल का निर्यातक बन चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ तैयार माल का आयातक बन चुका था। और इस औद्योगिक पूंजीवाद की संरचना को बढ़ावा देने के लिए ही ब्रिटिश ने अपनी कई नीतियों में परिवर्तन किया। जैसे उसने अब प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति लागू कर दी भारत के क्षेत्रों पर, युद्ध और विलय की नीति लागू कर दी, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और उसकी तीव्र आलोचना की। इतना ही नहीं, समाज सुधार के माध्यम से भी अनेक परिवर्तन किए, आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की। इन सभी का मूल उद्देश्य ब्रिटिश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना था। इतना ही नहीं, वित्तीय पूंजीवाद की तो इस चरण में, चूँकि इससे पहले औद्योगिक पूंजीवाद आया था जिसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और उस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में बड़ी मात्रा में धन या पूंजी एकत्रित हो गई थी। अब उस पूंजी को कहीं ना कहीं निवेश करके लाभ कमाना था, इसलिए ऐसे क्षेत्रों की तलाश की गई जहां मुनाफा निश्चित हो सके। और ऐसे क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का ध्यान उपनिवेशों की ओर बढ़ा, जहां पर श्रम सस्ता था या कहीं उसके लिए बिल्कुल उन्हें पैसा देना ही नहीं पड़ता था। इन्हीं सब उद्देश्यों को देखते हुए तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद का आया, जिसका कालखंड 1860 के बाद का है। इस चरण में खनन के माध्यम से, बागानी कृषि के माध्यम से निवेश किया गया और लाभ कमाया गया, क्योंकि इन क्षेत्रों में, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो या बागानी कृषि का क्षेत्र हो, इनमें भारतीय मजदूरों को लगाया जाता था, जो कि एक तरह से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते थे। और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने अधिक मात्रा में लाभ कमाया। इस तरह कुछ बुनियादी सुविधाओं का भी विकास हुआ, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग और जहाजरानी आदि। तो इस तरह तीसरा चरण भी कंप्लीट हो गया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह हमने जाना उपनिवेशवाद क्या है और इस उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं और इन चरणों की या इन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।